Assalamualaikum. वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आई होप कि आप खैरियत से होगे शकीला। तो चलें विदाउट डिले जो है हम लोग अपने लेक्चर को रिज्यूम करते हैं। यस, नगीना इज आल्सो हियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू रिज्यूम द लेक्चर और ये स्क्रीन्स आपको शो हो गई होंगी। आई थिंक दे आर विजिबल टू यू। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, आज लास्ट लेक्चर है और आज की क्लास में हम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ दो चीजें रह गई हैं, एक कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन, और उसके बाद मैं आपके लिए मल्टीपल जो है क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूं और हम जो पिछले साल का पेपर है उसको भी एक दफा देखेंगे कि हमने कौन कौन से एमसीक्यूज उसमें से सॉल्व कर लिए एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है। वैसे मुझे बता दें, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस, शकीला एंड नगीना। यस बच्चे। Yes, sir. ओके फाइन। सो विदाउट डिले, कंजंक्शन एंड इट्स टाइप्स। कंजंक्शन की अगर आप बात करते हो ना, सो कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, वर्ड्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनको आप कह देते हैं कंजंक्शंस। सो कंजंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं। वो जो नाम है वो आपको आने चाहिए, जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है। तीन मेन नाम आपने याद रखने हैं, पेपर में इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है जी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। हियर इट इज, कोऑर्डिनेट। दूसरा कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनकी जो डिवीजन है वो इनके फंक्शन के ऊपर बेस कर रही है। मींस कि आप कंजंक्शन को तो फौरन से पहचान लेंगे कि ये कौन सी कंजंक्शन है, बट द थिंग इज दैट वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही है कंजंक्शन, तो उससे पता लगेगा क्या वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्या वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, क्या वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दिस इज द थिंग। अच्छा, अब हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। नंबर वन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन सी होती हैं, जिससे आप बड़े फेमिलियर भी होंगे और आप लोगों ने ये वर्ड सुन रखा होगा, फैन बॉयज। जी नगीना और शकीला, आप मुझे बताएं कि फैन बॉयज का आपको आइडिया है? कभी सुना है ये वर्ड फैन बॉयज? Yes, sir. यस। सो फैन बॉय स्टैंड्स फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। ये फैन बॉय से बनते हैं, कि मेनली कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ये होती है। ठीक है। अब एग्जांपल्स आप देखोगे, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस दो इक्वल पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करती है, इक्वल पार्ट्स को। ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, वी वेंट टू द स्टेडियम, दैट्स फाइन, ओके, एंड एंजॉयड द क्रिकेट मैच। दो अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जिनको आपस में क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे डू यू वांट एन आइसक्रीम और चॉकलेट, इक्वल चॉइसेस आ रही हैं, इक्वल चीजों को कनेक्ट करता है। गो अवे एंड नेवर कम बैक। सो दो कमांड्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। गो अवे, इट इज ऑल्सो अ कमांड, और सेकंड क्या है? नेवर कम बैक, इट इज अनदर कमांड। He was late for school, so he took a shortcut. Like इसी तरह से her favorite colors were purple and red. So coordinate conjunction जो है मेनली यही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बस इस पे खत्म हो जाएगा फैन बॉयज, इसके अलावा और भी हैं। अच्छा, इस लेवल पे अब आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की कुछ टाइप्स का पता होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया हो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की फर्दर कौन सी टाइप्स हैं, क्योंकि एग्जाम में बाज़ ये नाम लिखे जाते हैं। ये चार टाइप्स हैं। नंबर वन इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। सही है। इनके वर्ड्स आपने यहां पर क्या करना है, इनकी डेफिनेशन याद नहीं करनी, इन वर्ड्स के साथ आपने फेमिलियर हो जाना है कि पेपर में जब ये वर्ड लिखा हो, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड के मतलब क्या है, पूछा क्या जा रहा है। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो आपको पता लग गई ना, फैन बॉयज हैं, उनके अलावा और भी, मींस के दो इक्वल पार्ट्स को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। नंबर वन इज दैट क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है कंबाइन करना। ठीक है। अल्टरनेटिव, जिसमें दो ऑप्शंस दिए जा रहे हो, या तो ये काम कर लो या फिर ये काम कर लो। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजंक्शन कौन सी होती है? एडवर्स का मतलब पता है ना, एडवर्स मींस जिसको नेगेटिव कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं। जब दो ऑपोजिट चीजों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा हो, फ्रेजेस को, वर्ड्स को, ऑप्शंस को, तो वो एडवर्सिव कैटेगरी में आ जाएगी।
लास्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है? इलेटिव। इलेटिव मींस आपको एक वर्ड सुन रखा होगा, इलिस्ट्रेट, बयान करना, ठीक है। सो इलिस्ट्रेटिव या इलेटिव कंजंक्शंस वो होती हैं जिसमें एक क्लॉज के बाद दूसरी क्लॉज उसकी रीजन दे रही है, ठीक है। इस तरह के वर्ड से जब कनेक्ट करें, एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। मे बी ये चारों वर्ड्स आपके लिए नए हों, शायद आपने पहले ना सुन रखे हो, लेकिन वन बाय वन देखते हैं। क्यूमुलेटिव, कंबाइन करना। अब देखें क्यूमुलेटिव क्या होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, यहां पे आप देख सकते हो, टू ऐड वन सेंटेंस और फ्रेज विद अनदर। टू ऐड वन सेंटेंस और फ्रेज विद अनदर, कंबाइन करने के लिए, जो सिंपली कंबाइन करने के लिए यूज होगा उसे आप क्या कह दोगे? क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। दोबारा से बता दूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की टाइप्स देख रहे हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल लिखी है, ही वाज फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड। ये दोनों सेम बात है, ठीक है। उस अब एक कोई शख्स है, उसको फाइन भी किया गया और उसको जेल में भी डाला गया। सो इक्वल थॉट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। एंड जो है वैसे तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लेकिन अगर सब कैटेगरी पेपर में पूछी जाए तो आप इसको बताओगे ये क्यूमुलेटिव है, ज्वाइन कर रही है दो सेम थॉट्स को, सेम आइडियाज को, सेम चीजों को ज्वाइन कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? इट इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। आगे मूव करते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की दूसरी टाइप, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब मैंने बताया ना, ये नहीं तो दूसरा ऑप्शन। अल्टरनेट ऑप्शन क्या होना चाहिए? निम्न बदल, जैसे उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? देखें, टू प्रेजेंट अल्टरनेटिव्स बिटवीन टू फ्रेजेस और सेंटेंसेस, ठीक है। फ्रेजेस हो सकती हैं, सेंटेंसेस हो सकती हैं, क्लॉजेस हो सकती हैं। अब यहां पे देखो, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, सो दिस इज द क्लॉज, अदरवाइज यू शुड गो टू बेड। सो द अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाता है, या तो भाई अपना होमवर्क करो, नहीं कर सकते हो तो सो जाओ जाके। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, अदरवाइज यू शुड गो टू बेड। अब यहां पे अदरवाइज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर जो सब कैटेगरी है किसमें फॉल करेगी? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है यहां पे। नेक्स्ट मूव करें, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मैंने बताया ना, ऑपोजिट होना। जब दो ऑपोजिट चीजों को आपस में ज्वाइन किया जा रहा है, यानी कि दो डिफरेंट चीजों को, तो वहां पे आप क्या कह देते हैं? उसको एडवर्सेटिव कह देते हैं। एक्सप्रेसेस ऑपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस और phrases like Raman is slow but he is steady। अब ये दो बातें, तो स्लो है, स्लो होना बिल्कुल डैम स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, किसी शख्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, स्लो। बट ही इज स्टेडी। स्टेडी मींस लगातार, कंटिन्यूअस। स्लो और कंटिन्यूअस होना दो एक ऑपोजिट चीजों को जब आप कनेक्ट करोगे, ऑपोजिट या कंट्रास्टिंग आइडियाज को किसी कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया जाएगा, तो उसे आप क्या कह दोगे? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। चौथी टाइप पे आए, इलेटिव। इलेटिव मैंने आपको बताया कि जैसे इलिस्ट्रेट है, बयान करना। इलेटिव मींस व्हिच एक्सप्रेसेस समथिंग इन्फर्ड और कंक्लूडेड फ्रॉम अनदर स्टेटमेंट। इन्फर या इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? किसी सिचुएशन में कोई चीज आप उसमें से डिड्यूस करते हो, यानी उसमें से कोई चीज आप उसमें से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो किसी सर्कमस्टांसेस में। लेट्स सपोज, इन्फर को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी फ्रेंड की तरफ गए अपने, और आप दरवाजे पे मौजूद हैं, एंड यू आर रिंगिंग द बेल अगेन एंड अगेन, ठीक है, और दरवाजा नहीं खुल रहा, और आप टाइम जो है वो सनसेट के बाद का टाइम है, और आप देखते हो लाइट्स भी नहीं है। सो व्हाट यू विल इन्फर फ्रॉम द सिचुएशन? कैन यू टेल नगीना एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल? शकीला एंड हियर इज मुंतहा एज वेल। जी बता सकते हैं व्हाट यू विल इन्फर फ्रॉम द सिचुएशन? क्या समझेंगे? कि सर लाइट नहीं है। यस, दिस इज वन इन्फ्लुएंस। और आप दोनों जो है वो और भी, यानी अगर मैं होता तो शायद मैं कहता कि दे आर नॉट एट होम, घर पे नहीं है, या मे बी वो सो चुके हैं, या लाइट नहीं है। दिस मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। ऐसी कंजंक्शन जिसमें एक फ्रेज जो है उसके बाद जो दूसरी फ्रेज आएगी वो उसमें से कोई ना कोई आइडिया इन्फर कर रही होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे यहां पे लिखा हुआ है, जॉन वॉज फाउंड स्टीलिंग। अब जॉन कोई शख्स है, एंड वॉज फाउंड स्टीलिंग मींस कि वो चुराते हुए चीजों को, छीनते हुए चीजों को पकड़ा गया। देयरफॉर ही वॉज अरेस्टेड, इस वजह से उसको अरेस्ट कर दिया गया। उसकी रीजन दी जा रही है। तो जब जहां पे रीजन मिल रही हो कि एक पहली क्लॉज है उससे अगली क्लॉज कनेक्ट हो रही है, लेकिन उसकी रीजन बयान हो रही है, तो इसको आप कह देते हैं इलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। ये सारी की सारी
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की 4 टाइप्स हैं, आपको इन नामों से फेमिलियर होना है। मैंने अभी काफी आराम से आपको क्यूमुलेटिव समझाया, ठीक है, अल्टरनेटिव भी समझा दिया, उसके बाद एडवर्सिटिव भी बता दिया, इलेटिव भी बता दिया। जी बच्चे, अगर आप लोगों को कोई इश्यू है तो मुझे बताएं नो इन सर। 4 में से। जी, नो सर। नगीना को क्लियर हो गया है। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, शकीला एंड मुंतहा? जी बच्चे, आपको भी ये चारों सब टाइप्स कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की क्लियर हो गई? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये आपने ये चारों पहले पढ़ी नहीं थी इससे पहले? क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सिटिव, इलेटिव, कभी सुना है ये नाम? नो सर। फर्स्ट टाइम आपने सुना है, ठीक हो गया, जबरदस्त। चलें, ये एक अच्छा आपके इजाफा हो गया आपके नॉलेज में। तो आपने ये चारों नाम याद रखने हैं और इससे फेमिलियर होना है, और पेपर में आते भी हैं ये। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकंड टाइप आती है आपके पास कंजंक्शन की, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो दूसरी टाइप है, उसको आप कह देते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए जी, सबऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट मतलब के किसी के मातहत होना, किसी के अंडर होना या डिपेंडेंट होना। ये इस तरह की कंजंक्शंस हैं कि जो ही ये किसी क्लॉज के साथ आके एट द मोमेंट ये कनेक्ट होती हैं, फौरन से पूरी की पूरी क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अब ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन मैं एक वर्ड इसके साथ अटैच करूंगा और उसका मीनिंग जो है आप नहीं समझ पा रहे होंगे, कोई भी नहीं समझ पाएगा। जैसे आई वॉज गोइंग टू मार्केट, दैट्स वेरी क्लियर कि भाई आप मार्केट जा रहे थे, दैट्स ओके। अब मैं लगाता हूं व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अब ये जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज बन चुकी है, क्योंकि इसको कोई और पार्ट चाहिए अपने मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। गॉट द आइडिया? यानी कि इस तरह के वर्ड्स, अभी कुछ एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, यहां पे लिखी हुई है कुछ एग्जांपल्स। आई हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर वी लेफ्ट होम। आई हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर वी लेफ्ट होम। तो बिफोर यहां पे क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आई वेंट टू द स्टोर व्हेन ही वाज वॉशिंग माय कार। सो व्हेन यहां पे बिकॉज है, यहां पे इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो पूरी की पूरी क्लॉज को सबऑर्डिनेट बना देते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इश्यू है तो बताओ, मुझसे पूछ लें। नो सर। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है आई हैड माई ब्रेकफास्ट, ये 2 दफा हैड लिखा हुआ है, क्या ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है या करेक्ट है? जी शकीला, शकीला, अच्छा शकीला शायद सेड अंडरस्टूड सर। ओके फाइन। सो जी, बाकी मुझे बता सकते हैं मुंतहा? नो सर। क्या नो सर? सर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है। एंड शकीला इज सेइंग इट्स अ मिस्टेक। नो, इट्स नॉट अ मिस्टेक। देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा लेक्चर से हमारे साइड पे हो जाएगी बात, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल यू नाउ। अच्छा, हमारे पास जो है ना, जैसे मैंने आपको एक चीज बता रखी थी कि हमारे पास जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कितने हैं, आपको पता है ना? आपके पास बेसिक हेल्प बी है, उसके बाद हैव है और डू है। डन, ये तो चीज क्लियर हो गई ना। कभी कभार आप इस हेल्पिंग वर्ब को एज अ मेन वर्ब यूज कर लेते हैं। मींस किसकी मैं बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट हैव। हैव को मेन वर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जैसे आई हैव, आई हैव मोबाइल, I have a house, I have the laptop, means I have the book, I have the book. Have means होना, पास मौजूद होना, सही है। अब मैं कहता हूं मेरे पास किताब थी, अब have की मुझे सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। I had a book, मेरे पास थी। समझ आई बात? मींस के यहां पे have की अगर ये फर्स्ट फॉर्म है, अगर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं दिस इज 1st फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेकंड फॉर्म बन जाएगी हैड, थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? हैड। गॉट द आइडिया? अच्छा, अब मैं वापस आता हूं इस सेंटेंस में, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। ये बात किसकी की जा रही है? ये बात की जा रही है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आप थोड़ा सा याद करो चीजों को, अगर आप जो पहले पढ़ के आए हुए हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? एनीवन कैन टेल?
had, हैड, वेरी गुड, हैड। और उसके बाद जो वर्ब आप यूज करते हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है हैड के बाद? third, थर्ड फॉर्म। तो अब जब हैव को आप एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हैड हो जाएगी। सो ये यहाँ पे जो आपको सेंटेंस नजर आ रहा है वो बेसिकली क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड माई ब्रेकफास्ट। समझ आई बात? बच्चे अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। चले हम अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी क्लियर हो गए। अब उसके बाद आते हैं जी, अच्छा सबऑर्डिनेटिंग भी हो गए, उसके बाद ठीक है, एक कंजंक्शन की टाइप जो है वो मेरे से मिस हो गई है, ये आप नोट्स पे लिख लो। उसका नाम है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस बच्चे कहीं पे आप लिख लें, कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये होती हैं कि जो दो दो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको आप क्या कह देते हो? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये सबसे आसान होता है इनको आइडेंटिफाई करना कि ये एक सेंटेंस में ग्रुप्स में यूज होती है, पेयर में यूज होती है। ठीक है, वो नोट्स में लिख लीजिएगा। अच्छा, अब एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन सी कंजंक्शन है। आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। ये मेन टाइप्स में से मुझे बता दें कौन सी कंजंक्शन है ये? क्या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं, या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं? जी जल्दी से बता दें। ये मुंतहा आप बता दें, चलो। Coordinating conjunction. वेरी गुड, एक्सीलेंट, इट्स अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसको आप कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बिकॉज ही स्टडीड हार्ड शी पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, ये कौन सी कंजंक्शन है? यस नगीना आप बता दें। subordinate conjunction, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही बताया। और लेट्स, ये वाली मैंने अभी आपको बता दी कि जो दो दो पेयर्स में एग्जिस्ट करती है ना, ये कौन सी हैं? को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑल्दो ये भी आपको पता होगा कि इट इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो कंजंक्शंस की जितनी बात थी वो ओवर हो चुकी। अब हम आगे चलते हैं इंटरजेक्शन के ऊपर। सो व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब आप सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं या सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो वो इंटरजेक्शन कहलाता है। इसकी कोई टाइप्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये इतना ही ज़हन में रखो। जैसे आपके पास वर्ड्स है हुर्रे, हर्ष, ओ, इस तरह की जो वर्ड्स आ जाते हैं वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ी आसान सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि जब भी ये वर्ड्स यूज होंगे इनके बाद क्या आएगा? ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है, ठीक है, एक लाइन लगाते हैं नीचे डॉट, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा यूज होगा इंटरजेक्शन के एंड पे। सही है, तो ये आसानी से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलिए जी, अभी हमने जितने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे इन डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, और जो जो मैंने टर्म्स डिस्कस किए हैं इंशाल्लाह पेपर में इससे बाहर का कोई सवाल नहीं होगा, पर्टिकुलरली जब पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, अब एक एमसीक्यूज बेस्ड एक्टिविटी कर लेते हैं और उसके बाद हम जो मैंने पेपर आपको जो पहले दिन दिखाया था वो फिर मैं आपको शो करवा दूंगा, उसमें से हमने कौन कौन से सॉल्व कर लिए। चले जी, ये थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहूंगा आप लोगों से, इस पे आप लोगों ने वन बाय वन बताना है, मैं रेंडमली आप लोगों से पूछता रहूंगा साथ साथ। जी सबसे पहले नगीना आप बच्चे बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है? relative pronoun, वेरी गुड, रिलेटिव प्रोनाउन है, शाबाश, सही आंसर आपने दिए। इसी तरह के पेपर्स में क्वेश्चंस होंगे, इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगे। मुंतहा बच्चे आप मुझे बताएं कि ये इसका राइट आंसर क्या है? जी बच्चे, आई एम वेटिंग। Adverb of time. वेरी गुड, इट्स एन एडवर्ब ऑफ टाइम।
वो ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है आपने वो ज़हन में रखनी है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है, नाउन के फौरन बाद प्रोनाउन यूज होगा, उसकी तरफ रेफर कर रहा होगा। यहां पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब आपने एडवर्ब ऑफ टाइम देखना है तो क्वेश्चन करना है वर्ब से कम्स व्हेन, तो आपको आंसर मिलेगा लेट, टाइम पता लग जाएगा। इसी तरह डिग्री के भी क्वेश्चन बताए हुए थे, वो कल की क्लास में डिस्कस किए हैं। जी अब शकीला आपसे मेरा ये सवाल है आपका, क्योंकि शायद माइक का इशू है, तो आप मुझे टाइप करके बता दें कि ऑप्शन जो है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये भी है कि ए बी सी नहीं लिखा हुआ है इसमें, बट स्टेटमेंट टाइप कर दीजिएगा। यस, which of the following sentences contains a transitive verb? Yes, शकीला आपने बताना है इसका आंसर। शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा। चलें मुंतहा आप बच्चे बता दें मुझे। He kicked the ball. वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि आपने वर्ब से क्वेश्चन करना है व्हाट या whom। किक व्हाट तो आंसर आया बॉल। आगे चलें नेक्स्ट में। अब मुझे आप बताएं जी, किससे मैंने पूछा अभी, शायद मुंतहा से पूछे। नगीना आप बताएं मुझे जी राइट आंसर। जेरेंट। जेरिन। मुंतहा आप बताएं क्या नगीना ठीक कह रही है? Sir, present participle. Very good. It's present participle. Can you justify, Muntaha, why it is present participle? Why it is not gerund? Because it is telling that the baby was crying and then finally fell asleep. Excellent, excellent. Because यहाँ पे जो word crying है, it is modifying a noun. Baby के बारे में और उसके बारे में बता रहा है कि इसके बारे में कि crying baby. नगीना आपको भी ये समझ में आ गया कि क्यों आपने जेरेंट कहा, और हालांकि जेरेंट नहीं है, इसका राइट आंसर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शाबाश जी। इसी तरह शकीला उम्मीद करता हूं आपको भी ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप टाइप करके पूछ सकते हैं। खैर ये वाला जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये शकीला आपने मुझे इसका आंसर देना है, जल्दी से बता दें। अब ये आपकी बारी है। द फ्लीट ऑफ शिप्स सेल्ड एट डॉन, द अंडरलाइन वर्ड इज और एन, क्या चीज है ये? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैसेज करके बता दें। यस, ये मैसेज आया है इनका। कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन बताया जी, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप की तरफ रेफर कर रहे हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक वर्ड जब वो किसी ग्रुप की तरफ रेफर करता है तो उसको आप क्या कह देते हैं, उसको आप कहते हैं कलेक्टिव नाउन। शाबाश, वेरी गुड। ये 10 टोटल हैं, अभी 6 हो गए, 4 रह गए, उसके बाद पेपर पे आएंगे। अच्छा, आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क बट इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ये क्या है नगीना, आप बताएं। ऑप्शंस गिवन है। यस, बट क्या प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कौन सी कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग नहीं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट नहीं है। आप अच्छा है, चीजों को प्रोसेस करें थोड़ा सा। अगर आपको टाइम लगता है, नो वरीज। इसमें ये होता है कि जब आपने नई चीजें पढ़ी होती हैं तो उनको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद आप यूज टू हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, और ठीक आंसर देने लग जाते हैं। चलें जी, ये बताएंगी जी मुंतहा, आप बता दो। Qualitative adjective. वेरी गुड, ठीक जवाब है आपका। अच्छा, अब शकीला आपसे ये मेरा सवाल है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, उतनी देर में आप मैसेज भी कर सकते हैं। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। अब कैन क्या है? मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स हमें क्या बताते हैं? किसी चीज की एबिलिटी बता सकते हैं, उसके कंपल्शन यानी कंपल्शन या पॉसिबिलिटी के बारे में बता देते हैं। और यहाँ पे आपने लिखा है जी ये एबिलिटी बता रहे हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक बताया, वेरी गुड, सही राइट आंसर है। बाकियों को भी उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये सवाल अब मैं पूछता हूँ मुंतहा, आपने मुझे बताना है। नगीना हैज रेज्ड हैंड। यस नगीना, क्या क्वेश्चन है आपका?
सर जी इस एमसीक्यू को क्लियर कर दें, एबिलिटी समझ नहीं आया मुझे, पॉसिबिलिटी लग रहा तो एबिलिटी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एबिलिटी इस वजह से देखिए, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है और वो सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ही कैन सॉल्व, मींस ये उसकी काबिलियत बताई जा रही है, ठीक है, कि वो जो स्टूडेंट है ये इतना काबिल है, इतना अहल है कि वो आसानी से इस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, एबिलिटी। अगर बात करते हैं ना पॉसिबिलिटी, तो मे बी माइट का वर्ड यूज हो सकता था इस केस में, ठीक है। अगर ऑब्लिगेशन की बात करते, ही मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्लियर हो गया नगीना कुछ किसी हद यस तक? सर। ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक और आ गया नगीना, ये आप इसका जवाब दें मुझे। दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, क्या ये एबिलिटी बता रहा है, डाउट है, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, क्या? पॉसिबिलिटी। वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक बताया। लास्ट मेरे पास आंसर है ये, मेरे ख्याल से मैं शकीला आपसे ही आंसर इसका जो है वो ले लेता हूं। जी शकीला, आप टाइप करके बताएं कि राइट प्रेपोजिशन यूज करनी है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। द कैट जम्प डैश द टेबल, अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, बिसाइड और थ्रू द टेबल। ओवर, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक बताया, आपको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रेपोजिशंस के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। जब हम कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे वहां पे भी आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि किस तरीके से आप प्रेपोजिशंस को यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, कोई इशू तो नहीं हुआ इसमें? पार्ट्स नो ऑफ, सर। अब हम जो मैंने पहले दिन आपको पेपर दिखाया था ना, अब मैं वो आपको शो करवाता हूं इधर। जस्ट वेट, लेट मी शेयर दैट थिंग विद यू। हियर इट इज। आपको पेपर नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, ये क्योंकि मैं पैटर्न तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये लास्ट ईयर का पेपर है, आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का कनेक्शन टोटली किसके साथ है? एमसीक्यूज के साथ है। अब हम ये देखते हैं कि इतने हमने 5 दिन हम बैठ के पढ़ते रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमें कितना फायदा हुआ, तो हमें यहां से पता लगेगा कितने एमसीक्यूज आए हैं। अब एमसीक्यू नंबर 1 2 3 4 5, ये नंबर 6 एमसीक्यू आपको नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खुद ही पॉइंट आउट कर लिए थे कि पेपर में कौन कौन से हैं। Integrity is found among the noble people. The underlying noun is what? Abstract, countable, concrete, क्या है? नगीना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब आपको ये जितने भी हम लोगों ने ये सारे नाउन की टाइप्स पढ़ी हैं, तो वहां पे सवाल आया हुआ था, लास्ट ईयर भी आया हुआ था, अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक वर्ड अपोजिटिव लिखा हुआ है। अपोजिटिव जब फ्रेजेस हम पढ़ेंगे ना, मैं वहां पे आपको ये समझाऊंगा कि अपोजिटिव क्या होता है। लेकिन अगर बेसिक सेंस में आप समझना चाहते हो, तो मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। बाज़ औक़ात एक सेंटेंस में एक नाउन यूज होता है और उसके बाद कॉमा लगा के एक और नाउन यूज कर दिया जाता है, ठीक है, और ये जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो पहले वाले पार्ट को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे मैं कहता हूं माय फ्रेंड द टीचर, कॉमा, इज गोइंग टू लाहौर, दोबारा बोलता हूं, सुन लें, माय फ्रेंड, ठीक है, माय फ्रेंड टीचर, द टीचर इज गोइंग टू लाहौर। एक मिनट मुझे आप टाइम दें, ये टेक्स्ट पे जाते हैं, मैं यहां से लिख के दिखा देता हूं, देखें, माय, FRIENT, फ्रेंड, कॉमा, द टीचर, और टीचर, TEACHER, टीचर इज गोइंग टू लाहौर, LAHORE। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस बच्चे आपके सामने शो हो रहा है ना, अब इसमें ये जो नेक्स्ट पार्ट टीचर है ना, ये है अपोजिटिव। अपोजिटिव नाउन इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये अगले यानी कि पिछला जो नाउन है फ्रेंड, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जब अपोजिटिव फ्रेज पढ़ेंगे, मैं वहां आपको ये क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप अव्वल समझ आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं था कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलें, एक मिनट, डिलीट कैसे होगा? वेयर इज रबर? यस, डिलीट हो गया। अब जी एक एमसीक्यू हमारा हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोई नो गुजर गया, एक और आ गया जी। यहां पहले लिखा हुआ है, ये मुंतहा आपने देखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल्स हैं जी, बताएं कि क्या कौन सा राइट आंसर है। इंट्रांजिटिव वर्ब किधर है?
मुंतहा, ABCD. The birds fly in the air. एक्सीलेंट, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. ये जो ऑप्शन ए है ये इंट्रांजिटिव है. मैंने आपको ट्रिक पहले बता दी थी. ट्रांजिटिव क्या होता है? जहां ऑब्जेक्ट आता है. ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है? आपने वर्ब से क्वेश्चन पूछना है व्हाट. अब देखें लास्ट वाले में आ जाओ. आई लर्न टू फ्लाई द काइट्स. फ्लाई व्हाट? द काइट्स. द पायलट्स फ्लाई द प्लेन. फ्लाई व्हाट? द प्लेन. द बॉयज फ्लाई काइट्स ऑन बसंत. फ्लाई व्हाट? द काइट्स. The birds fly in the air. Fly what? नहीं आंसर आया. So it's mean this is intransitive verb. I hope के क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट. आगे चलें. नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है, ये मैं शकीला से पूछना चाहूंगा. Alice believes in herself. The underlined word is reflexive, emphatic, relative or demonstrative. Yes, Alex. ये इन्होंने आंसर दिया. एक मिनट. This is a reflexive pronoun. वेरी गुड. इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो चुके हैं यहाँ पे. एलिस बिलीव इन, हिमसेल्फ रिमूव करेंगे तो मीनिंग नहीं आएगा. अब आपको 3 एमसीक्यूज हो गए जी ये एक हफ्ते की मेहनत से. आगे चलें. यू मस्ट राइट डैश ब्लू इंक. अब ये अगेन प्रेपोजिशन पे मैं कहूंगा कि ये आसान होते हैं. आई थिंक कि आप लोग अगर ट्राई करें नगीना, आप बताएं कि कौन सा होना चाहिए. बाय, इन, ऑन, थ्रू. यू मस्ट राइट डैश ब्लू इंक. सर बाय. थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है. अगर मुंतहा मैं आपसे पूछूं कोई सेकंड ऑप्शन आपके ज़हन में आ रहा हो. In. एक्सीलेंट, इन जवाब है जी. ठीक है. यू मस्ट राइट इन ब्लू इंक. बाय नहीं होगा यहाँ पे, इन है. अगेन ये प्रैक्टिस के साथ से ठीक हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट लाइन जी. ये दोनों से बात होगी. अब वापस शकीला पे जी. शकीला आप बताओ. द स्टूडेंट्स आर ट्रेनिंग इन द फील्ड. द अंडरलाइन वर्ड इज इन्फिनेटिव है, नाउन है, पास्ट पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इन चारों वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर है जी. बता दें क्या है. आर ट्रेनिंग. वेरी गुड. उन्होंने बताया जी प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया है. वेरी गुड. प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म. ठीक है. एक तो ये भी मैंने बताया था कि वो नाउन को मॉडिफाई कर रही हो, वो एक अलग चीज है. लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि जो आपको एग्जांपल्स दी हुई है, इन्फिनेटिव होता है टू के साथ वर्ब की फॉर्म, नाउन तो हो नहीं सकता, पास्ट पार्टिसिपल तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी. आगे चले. नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास आएगा. which one of the following sentences contains adverb of frequency. तो आप मुझे बताने लगे थे कि adverb of frequency कौन सा है इसमें से जी. कौन बताने लगा था आंसर? चले मैं खुद ही पूछ लेता हूँ. रैंडमली आप लोगों से पूछ लेता हूँ. अच्छा मुझे बताएं जी. मुंतहा आप बता दें. यस. I rarely take tea in वेरी the गुड. evening. I rarely take tea in the evening. आपने क्या करना है, वही टिप आपको पता है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए क्या होता है कि हाउ ऑफन, टेक हाउ ऑफन, तो आपको आंसर मिल जाएगा. बाकी अगर ये चीज आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में तो वहां पे ये वो नहीं उसको, यानी वहां पे आपको आंसर नहीं मिलेगा. लाइक आई विल कम सून. अब यहाँ पे ये कौन सा है? कम when. इट्स एन एडवर्ब ऑफ टाइम. इसी तरह आप सबको मालूम कर सकते हैं कौन कौन से एडवर्ब्स हैं. नेक्स्ट पे आ जाए भाई. She reached school late for she missed her first lecture. Yes नगीना आप बताएं कि इसमें से राइट आंसर क्या है. जरा सोच के बताना है आपने. ये अभी अभी ये सारे टर्म्स मैंने पढ़ा दिए हैं. इलेटिव कंजंक्शन क्या होती है, क्यूमुलेटिव क्या होती है, कोरिलेटिव क्या होती है और सबऑर्डिनेटिंग क्या होती है. यस सर द लास्ट वन. वेरी गुड. इलेटिव. आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया बच्चे, शाबाश. तो ये इलेटिव कंजंक्शंस हैं. तो यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एमसीक्यूज हमारे जो हैं वो देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच से आए हैं. ठीक है. तो इस तरह अब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच ये जो मैंने आपको एक दफा पढ़ा दी है, आपने जहां रजिस्टर में लिखे हैं और जब ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी तो आपने क्या करना है कि इनको रिवाइज करते रहना है. अभी ये चीजें याद रहेंगी पेपर में. इसी तरह के अब मैंने आपको एक्टिविटीज भी ढेर सारी करवाई. हर पार्ट ऑफ स्पीच के बाद एक एक्टिविटी होती थी और फिर मैंने आपको पास्ट पेपर भी आपके सामने रख दिया और वो भी मैंने वहां से भी आपको तैयारी करवाई. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आप लोगों को. तो अब ये है कि जो नेक्स्ट वीक है हमारा, मंडे को जब मेरी क्लास होगी आपके साथ, तो जो चैप्टर नंबर 11 है, आप लोगों ने बुक्स ले ली हैं. सॉरी 11 नहीं, चैप्टर नंबर 1 ही होगा. फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं आप लोगों के पास.
यस यस सर। आपके पास है, मुंतहा के पास भी होगी और शकीला के पास भी नहीं है, तो आपको मैंने ऑप्शन दिया है कि आप लोग नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, लेट मी चेक कि क्या नाम है, यस फैमिली वैल्यूज इन पाकिस्तान, तो इसकी रीडिंग से हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे को, और इसके साथ साथ हम ग्रामर के पोर्शंस को भी लेके चलेंगे। अब मैंने आपको जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करवा दी है, तो नेक्स्ट मेरा टारगेट होगा जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो मैंने आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस करवानी है। फ्रेज के अंदर जो नाउन फ्रेज कौन सी है, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव, वो सारी चीजें हम फ्रेजेस को देखेंगे। फिर क्लॉजेस की जो टाइप्स हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्या होती है, डिपेंडेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, नाउन क्लॉज क्या है, एडवर्बियल क्लॉज क्या है, एडजेक्टिवल क्लॉज क्या है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, ये सारी टाइप्स मैंने आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा जब ग्रामर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर कोई बात है तो मेरे से पूछ लें, या कोई और इंफॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट तो आप पूछें, अदरवाइज फिर हम क्लास एंड करते हैं। जी बच्चे, एनीथिंग टू बी आस्क्ड, कुछ पूछना है? No, sir. नहीं, चलें ठीक है बच्चे, आप लोग अपना ख्याल रखें एंड हैव अ नाइस वीकेंड, और इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात होगी सेम टाइम पे। अल्लाह हाफिज।